हाय फ्रेंड्स, हम वहाँ तक आए थे कि ये जो निबंधकार है, तो वो निबंधकार कहते हैं कि मरीज को मिलने के लिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो हमदर्द जताने के लिए नहीं आते या फिर हमदर्दी जताने के लिए नहीं आते, बल्कि वो केवल आते हैं कि मैं यहाँ पर आया था ऐसा दिखाने के लिए। उसे उन्होंने औपचारिकता यह शब्द लगाया है ना। तो केवल औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि वे कहते हैं सिर्फ ये सूरज देखने के लिए दिखाने के लिए आते हैं, है ना। तो आगे कहते हैं कि एक समय कि ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया हुआ जानकर वापस जाने के बजाय सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे, है ना। वो बड़े बाबू के मन में विचार आया कि मैं इस मरीज को नहीं मिला, अर्थात इस ऑफिस में जो अपने दोस्त है, अब इस लेखक का जो नाम है घनश्याम अग्रवाल, तो ये जो घनश्याम अग्रवाल इनको नहीं मिले हम, तो उन्हें कैसे पता चलेगा। हम आकर चले गए थे, उनको देख कर चले गए थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे धीरे से हिलाना शुरू किया और फिर भी जब आंख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया और मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। लेखक कहते हैं कि अब ये हुआ, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ऑफिस में काम करने वाले एक मेरे साथ के जो कर्मचारी है, वो जो बाबू है, बाबू का मतलब होता है कि क्लर्क को बाबू कहते हैं, है ना। वो उत्तर प्रदेश की वो जो संस्कृति है उनकी, तो क्लर्क को बाबू ही कहते हैं उसमें। देखिएगा, तो वे कहते हैं कि मेरे का ऑफिस में काम करने वाले एक बाबू आए और उन्होंने मैं सोया हुआ मुझे देखा, जबकि लेखक ने ही निर्णय कर लिया था कि इस बार मैं अब कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, है ना, नींद टूटने नहीं दूंगा। लेकिन उस बाबू को लगा कि अब ये तो सोए हुए हैं और उनको कैसे पता चलेगा कि मैं आकर चला गया था और उन्हें मिलने के लिए आया था या फिर देख कर चला गया। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि बाबू ने थोड़ी देर के लिए रुके और सोचने लगे कि अब क्या करना है। तो फिर उन्होंने जिस टांग को घाव हुई थी उस टांग को हल्के से दबाया और कहा दबाया तो उन्हें दर्द हुआ और उन्होंने आंखें खोली तो वे कहते हैं, कहिए अब दर्द कैसा है। तो देखिएगा, बहुत ही एक व्यंग्यात्मक शब्दों में उन्होंने इस बाबू का हमारे लिए मिलना आना, इस जो घटना है उस घटना का उन्होंने वर्णन किया। वे कहते हैं मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं और उस दिन क्या हुआ, एक सोनाबाई नाम की एक औरत उनको मिलने के लिए आई मोहल्ले की, और उनके साथ हमेशा जिसको भी मिलने वो जाती थी उसके साथ में उसके नाती नातिन, वो छोटे छोटे बच्चे वो लेकर जाती थी। एक समय ऐसा हुआ कि वो उनको मिलने के लिए आए और वो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर हरदम मचा रहे थे। इतना नहीं बल्कि वो अपने बच्चों को इस तरह उंगली दिखाकर कहते हैं, देखिए ये जो है हमारे चाचा जी, ये देखिए चाचा जी। तो इस लेखक को ऐसे लगता है कि ये मेरा परिचय इस बच्चे को ऐसे करवा के दे रही कि देखो ये बंदर। क्यों? क्योंकि लेखक की जो टांग है ऊपर बांधी हुई थी और बाजू में एक थैला लटकाया हुआ था, थैले के वजन के बराबर उस टांग को उठाया गया था या फिर ना हिले इसलिए, और वो बच्चों को ऐसा लग रहा था जैसे बंदर ही है, ऐसा ये सोच रहे थे लेखक। देखिएगा, वो जो घटना है ऐसा वर्णन करते हुए कि उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। देखिएगा क्या दुर्घटना होती है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है कि ये देखो बंदर, है ना। बच्चे खेलने लगे, कुर्सी पर चढ़ा, एक कुर्सी पर चढ़ता है, दूसरा मेज पर चढ़ता है। वहीं पर उस प्राइवेट जो वार्ड है उनका, प्राइवेट जो उनका एक कमरा था, उस कमरे में ही बच्चे खेल रहे थे। सोनाबाई उनसे बात कर रही थी। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली का डांस करने लगी थी और रप रप की आवाज़ आने पर मेरा ध्यान बटा गया है ना, कि रप रप की आवाज़ आने लगी थी। तो लेखक ने देखा कि कैसे आवाज़ आ रही है। तो देखते हैं एक बच्चा उनके टांग को लटकाई हुई वो रेत की जो थैली है उसके साथ में बॉक्सिंग कर रहा था, कि मेरी टांग के साथ लटकी हुई रेत की थैली पर बॉक्सिंग की एक लड़का प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले कि उसे मना करता,
सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। उधर से जोर से आवाज़ आई। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, क्योंकि सोनाबाई को ऐसा लगा कि अब इसको भर्ती करवा के देना पड़ता है कि क्या। तो फिर सोनाबाई एक मुहावरे वाले अंदाज में, हम उसको कहावत कहते हैं, कहावत वाले अंदाज में कहती है। देखिएगा क्या कहती है। और एक मतलब जो सामने वाला ना कहे कि अब ये आपको भर्ती करके देना पड़ेगा, या फिर उसको भी ना लगे संकोच की भावना कि मुझे भर्ती करके देना पड़ेगा, ये ना हो जाए, इसलिए वो पहले ही उसकी तरफ घूर कर देखती है, बच्ची की तरफ, और फिर इनकी तरफ देखते हुए हंसते हुए बोलती है। क्या बोलती है देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सोनाबाई एक पल उस लड़की को घूरती है और फिर हंसते हुए बोलती है, भैया पेड़े खिलाओ पेड़े, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई, है ना। एक कहावत वाले अंदाज में वो उन्हें खुश करने की कोशिश करती है। और इसके 2 घंटों के बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि मैं फिर से आपको मिलने के लिए आऊँगी। तब मात्र उनके दिल में या फिर उनके भीतर अंदर शरीर में एक कम सी दौड़ आई, अर्थात उन्हें डर सा लगने लगा कि फिर से वो आ जाती क्या, ये क्या उसको आफत ऐसा समझ लेते हैं वे, क्योंकि वो आते ही उनके बच्चों ने कितना हड़दम मचाया था यहाँ पे। तो कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद ही कर देते हैं, और वे एक घटना बताते हैं उनके साथी की। एक घटना ऐसी भी हुई कि एक व्यक्ति रोते हुए आता है और आते ही उनकी छाती पर गिर जाता है और रोने लगता है, जबकि उनकी नींद टूट जाती है। वो आंखें खोल के देखते हैं कि वो क्यों रो रहा है, तो वो कहते हैं क्यों रो रहा है भाई, तो वो कहता है कि वो जब इन्होंने पूछा कि क्यों रो रहा है करके, तो वो उनका चेहरा देख लेते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यार ये तो हमारा आदमी नहीं है। तो फिर इस कमरे को छोड़कर फिर दूसरे वाले कमरे में अपने उस रिश्तेदार को मिलने के लिए जाते हैं, वो जो रोने वाला आदमी था वो हम। तो कहते हैं कि कैसे कैसे लोग मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं। देखिएगा ये एक प्रसंग ऐसा है, एक दिन टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी, अर्थात हम समझेंगे कि इस अस्पताल में उनका जो कमरा था वो पहला फ्लोर था, है ना, निचला कमरा। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़े हुए रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर में छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ और उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई। जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप सा रह गया और फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना मैं गलत कमरे में आ गया था, आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। और हे ऐसा हंसते हुए वो फिर अच्छा भाई माफ़ कर देना करके बाजू वाले कमरे में चला जाता है ना। तो लेखक ने इस घटना का भी इस प्रकार एक व्यंग्यात्मक दृष्टि में वर्णन किया है। और लेखक कहते हैं कि फिर वो जब दूसरे वाले कमरे में चला जाता है कि जिस प्रकार फिर वह मेरी छाती पर अपना सिर रखकर रो रहा था, वैसे ही आवाज़ उस बाजू वाले कमरे से मुझे आने लगी थी, रोने की आवाज़। तो लेखक कहते हैं कि मतलब लेखक का ध्यान हमारा ध्यान, लेखक को हमारा पढ़ने वाले लोगों का ध्यान उस तरह बनाना है कि लोग जो होते हैं कि केवल रोने के लिए रोते हैं, है ना। रोने के लिए रोना और सच में रोना, इसमें फ़र्क होता है। रोने के लिए रोना इसलिए होता है क्योंकि सामने वाले को दिखाना होता है कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति कितनी हमदर्दी है ना। तो ये हमारा घटक ये है कि हाय रे हमदर्दी या फिर वहाँ रे हमदर्दी नाम से, सॉरी। देखिएगा आगे वे कहते हैं कि हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। देखिए हमदर्दी जताने वालों में दूसरा एक उनका एक प्रकार है हमदर्दी जताने वालों में। तो वे कहते हैं कि ऐसे भी कुछ हमदर्दी जताने वाले लोग होते हैं कि उनकी सूरत हमें देखने की इच्छा भी नहीं होती, और ऐसे लोग भी हमें मिलने के लिए आते हैं। तब देखिएगा क्या होता है, एक प्रसंग वो अपने समय का बताते हैं। तो वे लिखते हैं, एक कवि है लपकानंद नाम से, उनकी, अब देखिएगा ये जो कवि है, पहले मैं उसका वर्णन करूंगा कि ये जो कवि है लपकानंद नाम की, कि ये ऐसे कवि है उनके मोहल्ले के कि कोई भी व्यक्ति इनकी कविता सुनना नहीं चाहता, लेकिन जब भी उस व्यक्ति के बाजू में से कोई व्यक्ति चला जाता है और वह व्यक्ति
उस व्यक्ति की तरफ ये लपकानंद देखते हैं कि जल्दी से लपक जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और उसको दबोच कर उसको कविता सुना देते हैं कि मेरी कविता सुन। और उन्होंने नहीं कहा तो भी सुनाते हैं, वो चिल्लाता रहता है लेकिन ये कविता सुनाते रहता है। ऐसे टाइप के भी कवि यहाँ पर मौजूद हुए हैं और ये कवि अब उनको मिलने के लिए आते हैं। देखिएगा, लपकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान था। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखता ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलने के लिए जब मिलेंगे जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं